आज हम डिस्कस करेंगे रचना शारीर सेकंड चैप्टर परिभाषा शारीर से। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं शरीर उपक्रमणीय शारीर। आज हम बात करेंगे परिभाषा शारीर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स में भी और 2 से 4 नंबर तक के। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुर्च, कंडरा, जाल, संघात, सीमंत, रज्जु, सीवनी, लशिका और स्नायु के बारे में। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत मॉडर्न कोरिलेशन भी, क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी सभी को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुर्च क्या होता है। ठीक है, कुर्च क्या है? पेशी, स्नायु, धमनी एवं शिरा के सन्निपात से निर्मित। मतलब वो पेशी से भी बन सकता है, मतलब सभी से सन्निपात, सभी कुछ होना चाहिए उसमें। क्या क्या होना चाहिए? पेशी होना चाहिए, स्नायु मतलब मांसपेशी की बात हो रहा है, मसल्स होने चाहिए, स्नायु, धमनी एवं सिरा के सन्निपात से निर्मित कुचरा या झाड़ू के समान रचना को कुर्च कहते हैं। कभी ऐसा देखा हो दीवार पे जो पेंट करते हैं, ठीक है, अभी तो जो है वो नॉर्मल ब्रश आने लग गए, ऐसे ब्रश आते हैं अभी तो। पहले अगर गांव में किसी कभी गए होगे या गांव में रहने वाले होगे या कांटेक्ट होगा कभी, तो पहले क्या होता था, एक पेड़ जैसे स्ट्रक्चर होता था, पेड़ की टहनी जैसा, और उसी के आगे वाले भाग को ऐसे कूट के इसको ब्रश के जैसा बनाया जाता था। मतलब इतना कूटा जाता था कि जो इसके रेशे हैं, ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम हमने पढ़े हैं, तो वो जो फाइबर्स होते हैं पेड़ के, वो ब्रश के जैसे दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो उसकी जैसी संरचना बन जाती है, या कुचरा के समान या झाड़ू के समान रचना बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं? कुर्च कहते हैं। ये लाल एवं तेजस्वी होते हैं, मतलब रेड कलर के होते हैं, और तेजस्वी मतलब इसमें थोड़ी बहुत चमक या बहुत न्यू देखने से ये अच्छे दिखाई देते हैं, मतलब फ्रेश दिखाई देते हैं। ठीक है, कुर्च क्या है? पेशी, स्नायु, धमनी और सिरा, ये चारों चीज़ें होंगी। मसल्स होंगे, स्नायु होगी, लिगामेंट्स होंगी, वेन्स होंगी और आर्टरीज होंगी। इन सब इसमें कुर्च के अंदर इनके सन्निपात से निर्मित होगी कुचरा। कुर्च से याद होगा कुचरा या कुचला हुआ, ठीक है, या झाड़ू के समान रचना होती है, इसको अपन कुर्च कहते हैं। लाल कलर की होगी और तेजस्वी होगी। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम देखें, षट कुर्चा, 6 प्रकार के कुर्च होते हैं, या कुर्च की संख्या 6 होती है। ते हस्त, पाद, ग्रीवा, मेड्रेशु। हस्त कहाँ कहाँ होगी? हस्त में, पाद में, ग्रीवा और मेड में। ठीक है, हाथ में होगी, पैरों में होगी, ग्रीवा में और मेड्र में होगी। ठीक है, संख्या अगर देखें हम तो हस्तर द्यो, पादयोर द्यो, ग्रीवा मेड्र्यो एक एक। हाथ में 2, दोनों हाथों में 1-1, पैरों, दोनों पैरों में 1-1, ग्रीवा में 1 और मेड्र में 1। ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग संख्या है कुर्च की। कुर्च की संख्या 6 होती है, जो हाथ, पैर, ग्रीवा और मेड्र में स्थित होती है। हस्त में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1 और मेड्र में 1। अगर आपको बहुत अच्छे से मॉडर्न कोरिलेशन अगर याद रह जाता है, तो आपके नंबर जो है वो प्रॉफ में जब आंसर राइटिंग करते हैं, अगर ये चीज़ें आप साथ में लिखते तो बिना किसी डाउट के आपके नंबर जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, हाथ में 2 है, उनको क्या कर सकते हैं या उनको कोरिलेट कर सकते हैं पामर एपोन्यूरोसिस से। पैरों के लिए प्लांटर एपोन्यूरोसिस, पामर प्लांटर आपने पढ़ा ही है। पामर प्लांटर किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये आप एनाटॉमी मॉडर्न पार्ट जो है इसका, रचना शारीर का, वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं और आपने पढ़ा है ये। फिर है ग्रीवा। ग्रीवा में जो है उसको कहते हैं लिगामेंटम न्यूचे या न्यूके। मेड्र में रहने वाले को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस। संख्या होती है 6 टोटल। पामर एपोन्यूरोसिस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो ये ऐसा ही है, ब्रश के जैसा है, कुर्च है, इसमें सब कुछ है। क्या है? मसल्स भी हैं, धमनियाँ भी हैं, सिरा भी है और स्नायु लिगामेंट भी है। ये क्या करती है? पाम को के मूवमेंट में हेल्प करती है। प्लांटर एपोन्यूरोसिस सेम यही चीज़ है, फिर से आप देखो ये स्ट्रक्चर। ठीक है, पामर प्लांटर एपोन्यूरोसिस हो गया। लिगामेंटम जो नेक में है, फिर मेड्र में पाई जाने वाली सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, एपोन्यूरोसिस का अर्थ क्या हो रहा है? जो पामर प्लांटर एपोन्यूरोसिस हम कह रहे हैं, तो एपोन्यूरोसिस का अर्थ होता है फेसिया लाइक टेंडन। टेंडन की जैसी फेसियाज होती हैं, जो कि वाइट फाइब्रस होती हैं। वाइट फाइब्रस शीट ऑफ टिश्यू बाय विच, वाइट फाइब्रस शीट होती है टिश्यू की, जिसके द्वारा सर्टेन मसल्स आर अटैच टू
बोन, जिसके द्वारा कुछ मसल्स बोन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है, जो कि एपोन्यूरोसिस कहलाता है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपके समझने की है। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कुर्च की परिभाषा, संख्या, अगर ये श्लोक याद हो, बहुत इजी श्लोक है। सट कुर्चा, 6 कुर्च होते हैं। ते हस्तपाद ग्रीवा मेड्रेसु, हाथ में, पैर में, ग्रीवा में, मेढ्र में होते हैं। हाथ में 2 होते हैं, हस्तर्द्यो, पादिर्द्यो, ग्रीवा मेढ्यो, मेढ्रेयो, एक एक होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत रफ डायग्राम बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं, है ना। फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखें तो कुर्च की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, क्लिनिकल इसके जो पता कैसे चलता है यहाँ पे कुर्च में किसी प्रकार की दिक्कत है। तो पाद दाह अगर हो रहा है तो पैरों में जलन, प्लांटर एपोन्यूरोसिस, पादहर्ष है, झुंझुनी, इसी के कारण होता है या इसी से हमको पता चलता है। पाददारी, एड़ियों का फटना, हस्त मुद्रा बनाने में इसकी हेल्प, मतलब हस्त मुद्रा बनाते हैं या हाथों से अगर किसी प्रकार की मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो पामर एपोन्यूरोसिस है उसको यूज़ में लेते हैं हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंडरा। कंडरा जिसको हम टेंडन कहते हैं या टेंडन कहते हैं मॉडर्न एनाटॉमी के अंतर्गत। क्या होते हैं कंडरा? वृत्ता स्नायवः, ठीक है, एक प्रकार से स्नायु ही है। कंडरा क्या है? कंडरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक कॉर्ड या रज्जु के समान रचना है जो कि पेशी के साथ सतत रहकर, मतलब मसल्स के साथ सतत रहकर उसे किसी बोन या अन्य भाग से जोड़ती है। मतलब ये बोन है, बोन के ऊपर अगर हम मसल्स देख रहे हैं, मसल्स चल रही है तो मसल्स क्या करती है, पेशी के साथ चलते चलते उसको क्या करेगी, किसी बोन के साथ अटैच करने का हेल्प करती है टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट आप पढ़ते आ रहे हैं 8th 11th क्लासेस से ही, ठीक है, जब से आपने बायो स्ट्रीम ली है वहाँ से आप टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो लिगामेंट या टेंडन क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि कॉर्ड या रज्जू की तरह होती है, ठीक है। और ये मसल्स को किसी भी प्रकार के बोन के किसी भाग से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। बोन टू बोन या मसल्स टू मसल, यहाँ पे लिगामेंट, मसल्स टू मसल, यहाँ पे लिगामेंट हेल्प करता है, जबकि टेंडन का काम होता है मसल्स टू बोन या बोन टू मसल्स, ठीक है। सेम अगर है, मतलब बोन टू बोन है तो वहाँ लिगामेंट यूज़ होगा, और मसल्स टू मसल है तो वहाँ भी लिगामेंट यूज़ होगा। लेकिन मसल टू बोन है या बोन टू मसल है तो यहाँ पे हम टेंडन का उपयोग करते हैं, मतलब टेंडन यूज़ में लिया जाता है या टेंडन हेल्प करता है। क्या है कंडरा वो देखते हैं यहाँ पे। प्रतानवत्ययः शाखासु सर्वसन्धिषु चाप्यथ वृत्तासु कंडरा सर्वा विज्ञेया कुशलैर्यः। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग लंबा स्नायु, मतलब लंबी स्नायु है, लिगामेंट या लिगामेंट का नेटवर्क है जो कि लंबा होता है। प्रतानवत्य मतलब लंबा है। शाखाओं तथा सभी संधियों, ये श्लोक याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 से 3 नंबर या 4 नंबर के टॉपिक होते हैं कि कुर्च को समझाइए या डिस्क्राइब कीजिए या टिप्पणी लिखिए, ठीक है। कुर्च या दे देगा कंडरा, या जो भी आगे पढ़ेंगे हम, जाल या प्लेक्सिस या फिर जो भी चीज़ें हैं। प्लेक्सिस तो खैर ज़्यादा नंबर के आते हैं अगर मॉडर्न के एस्पेक्ट से देखें। क्लियर, वापस इधर आते हैं। प्रतानवती है मतलब लंबी स्नायु है, शाखाओं तथा सभी संधियों में ये होती हैं। कंडरा की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, क्योंकि बोन से मसल्स को जोड़ रही है तो शाखाओं में होगी, सभी संधियों में होती है। बुद्धिमानों को शाखाओं और संधियों की वृत्त या गोल स्नायु को कंडरा समझना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये है कि बोन टू मसल्स या एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, वाइट नहीं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कॉर्ड या रज्जु की तरह होती है, प्रतानवत्ती होती है, लंबी होती है और शाखाओं और सभी संधियों में उपस्थित होती है और पेशी के साथ सतत रहकर उसे किसी बोन या अन्य भाग से जोड़ती है। क्लियर है कंडरा। कंडरा की संख्या और स्थान अगर हम देखें कितनी होती है कंडरा, षोडश कंडरा 16 होती है, ठीक है। अभी पढ़ा था हमने कुर्च होती हैं 6, कंडरा है 16, षोडश कंडरा किसमें कितनी तासाम चतस्त्र पादयोः तावत्यो हस्तग्रीवा पृष्ठेषु है, ठीक है। ये षोडश मतलब 16 कौन कौन सी, पाद चतस्त्र 4 पाद होते हैं हमारे, 2 हाथ 2 पैर में, सॉरी पाद में 4 पैर में 4, पाद चतस्त्र
पैर में 4, हाथ में 4, ग्रीवा में 4 और पृष्ठ में 4। तासाम च तस्त्र, 4 होते हैं किसमें किसमें, पादयो तावत्यो हस्तग्रीवा पृष्ठेषु, पाद में 4, हस्त में 4, ग्रीवा में 4 और पृष्ठ में 4, सभी में 4 होते हैं। और इनको टोटल संख्या इनकी होती है 16। स्थान बता दिया और संख्या बता दिया। क्लियर है। काम इनका क्या होता है या क्या है ये, प्रसारण आकुंचनय अंगानाम कंडरामता, प्रसारण और आकुंचन करने में ये हेल्प होती है, या प्रसारण और आकुंचन करने वाली स्नायु को कंडरा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है बॉडी हाथ का या पैर का, या जो ग्रीवा और पृष्ठ में प्रसारण करना या आकुंचन करना। ठीक है, ये जो होता है किसके द्वारा होता है, स्नायु ऐसे करने वाली जो स्नायु होती है उसको कंडरा कहा जाता है। क्लियर है। इसको क्लिनिकल एस्पेक्ट से अगर देखें कंडरा की क्या उपयोगिता है, विश्वाची, या फिर इसको उपयोग में लाया जाता है या इसको कोरिलेट करते हैं हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से। ठीक है, वहाँ पे इस जो ये 16 कंडराएँ हैं इनका यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, या इन्हीं में किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है जो कि हम आगे डिसीजेस में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ याद रखना है कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता है। खंज या लंगड़ा अगर है कोई व्यक्ति, मतलब एक पैर है या किसी प्रकार से चल नहीं पा रहा है एक पैर से, या लंगड़ा के चल रहा है, मोनोप्लेजिया, क्रूरेलिस, पांगुलिया है या लूला है, मतलब पैर में है, अगर पैर में पाए जाते हैं तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके कारण ये हो जाता है। हाथ में अगर जो कंडरा है उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो डायप्लेजिया हो जाता है। और जो साइटिका या सियाटिका जिसको गृध्रसी कहते हैं वो भी कंडरा में होने वाली किसी प्रकार की दुष्टि से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जाल या प्लेक्सिस या नेटवर्क जिसको कहते हैं। प्लेक्सिस के बारे में क्वेश्चन जो आता है वो कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर मॉडर्न के एस्पेक्ट से देखें। ठीक है, अगर जाल आता है आपको तो 2 से 3 नंबर पे पूछा जाएगा। परिभाषा शारीर के अंतर्गत अगर जाल पूछता है तो लास्टली 2 नंबर पूछता है। अगर प्लेक्सिस पूछा जाएगा, ठीक है, प्लेक्सिस को समझाइए या नाम दे देगा तो ये आपका 10 से 12 नंबर या 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें आप मस्ट है आपका डायग्राम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जनरली जो आपके टॉप सिलेबस में है वो ब्रैकियल प्लेक्सिस ही है। ब्रैकियल प्लेक्सिस को समझाइए, 15 नंबर या 10 नंबर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बिल्कुल तैयार करके ही रखेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जाल क्या होता है, जलावृंद गवाक्षयो, या फिर श्लोक अगर याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रहा है तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, तो कम से कम अपने हिंदी के शब्दों को भी ऐसे रखें कि पढ़ने वाले टीचर को ये लगे कि हाँ इसको पता है। जहाँ शरीर की संरचनाओं के समूह की गवाक्षित मतलब खिड़की, ठीक है, जाल रूपी जो खिड़की होती है उसके समान व्यवस्था की जाती है, ऐसी संरचना को जाल कहते हैं। ठीक है, मतलब जाल रूपी संरचना है। तो क्या करने के लिए ऐसा बोल रहा है कि रस संरचना जो है शरीर की उसका समूह है। किसका समूह है, मतलब जहाँ शरीर की संरचनाओं के समूह की संरचनाओं का जो समूह है उसकी व्यवस्था गवाक्षित मतलब खिड़की के रूप से की जाती है या जाल के रूप से कर रहे हैं तो उसको अपन जाल कहते हैं या प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है ये जो कि फाइबर्स से बनी होती है या मांस या सिरा स्नायु की बनी होती है। मतलब फाइबर्स हैं इसमें, मांस है, स्नायु और सिराएँ हैं और अस्थियाँ हैं। ठीक है, जो कि पाई जाती है रिस्ट और एंकल के रीजन में। प्लेक्सस जनरली आपके रिस्ट और एंकल के रीजन में पाई जाती हैं, ये याद रखना है। फिर है जहाँ शरीर, ये हो गया आपका इसकी परिभाषा अगर देखें, मांस सिरा स्नायु अस्थि जालानी प्रत्येकम चत्वारी चत्वारी। ठीक है, तानी मणिबंध गुल्फ संश्रितानि परस्पर निबद्धानि परस्पर संश्लिष्टानि परस्पर गवागित्यानि च इति यैगर्व गित मिदम शरीरम। याद नहीं होगा, बहुत अच्छे से याद नहीं हो अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखेंगे मांस सिरा स्नायु अस्थि ये इसमें उपस्थित होते हैं। मांस होती है, सिरा स्नायु और अस्थि होते हैं और प्रत्येक जो है चत्वारी चत्वारी सब में 4-4 इसके होते हैं। ठीक है, मांस सिरा स्नायु अस्थि प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। भेद से
शरीर में 16 प्रकार के जाल होते हैं। शरीर में 16 प्रकार के जाल हैं जो कि मणिबंध और गुल्फ में आश्रित होते हैं। मणिबंध और गुल्फ जो संधि है वो कहाँ होती है? मणि जो है, मणिबंध किसको बोलते हैं अपन? रिस्ट जॉइंट को बोलेंगे, और गुल्फ जो है वो एंकल जॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, 4-4 के भेद से सभी में क्या होता है, 16 प्रकार के टोटल जाल के बारे में हम पढ़ेंगे शरीर में। ये आपस में इस प्रकार निबद्ध होते हैं या अनुप्रविष्ट होते हैं, एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं कि संयोग स्थिर छिद्रित सा प्रतीत होता है, मतलब जाली के जैसा प्रतीत होता है। शरीर में तंतुओं की जालीदार संरचना को जाल कहते हैं। ये अगर हिंदी आपको लिखनी तो बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। ठीक है, जाल है तो जाल की जैसी संरचना होती है जिसमें मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि के चारों के प्रत्येक भेद से, मतलब चार इसके 4 तो टोटल कितने हुए, 16 प्रकार के जाल होते हैं। ठीक है, और ऐसे बंधे हुए होते हैं, निबद्ध होते हैं, अनुप्रविष्ट होते हैं। ये जो टर्म्स हैं आप इसको याद रखेंगे तो पढ़ने वाले को लगेगा क्लियरली कि कम से कम कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये छिद्रित प्रतीत होता है और वो जाल के जैसा या खिड़की के जैसा दिखाई देता है। जालों की संख्या क्या होती है, 16 जालानी, 16 होते हैं। अष्टांग हृदय देता है जाल निषोडश निर्देशतः, ये भी इम्पोर्टेंट, कोई एक लिख दिया तो बहुत है। मणिबंध में 8 और गुल्फ में 8, मतलब दोनों हाथ में 4 इस हाथ में, 4 इस हाथ में, 4 इस पैर में, 4 इस पैर में। मांस वाला 2, सिरा वाले 2, स्नायु के 2, अस्थि के 2। मांस इसमें भी सेम वही है। तो टोटल मणिबंध में 8, मतलब ये रिस्ट की हम बात कर रहे हैं और ये एंकल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, व्यवहारिक उपयोगिता, क्लिनिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो विस्वची ब्रैकियल पैरालाइसिस जो होते हैं, विस्वची अगर देखें तो वहाँ इसका उपयोग होता है। इनमें ही किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ होती है जिसके कारण विस्वची होता है। विस्वची में सिरा वेद करते हैं तो भी इनका उपयोग किया जाता है, या विस्वची का उपयोग जो उपचार है वो सिरा वेदन से किया जाता है। नेक्स्ट है अस्थि संघात, जिसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। 2 या 2 से अधिक, 2 तो नहीं होने चाहिए, मतलब नॉर्मल अगर एक बोन और एक बोन है तो इसको अस्थि संघात नहीं बोलेंगे। 2 या 2 से नहीं, हमेशा क्या होगा, 2 से अधिक अस्थियों के सम्मिलन को, मतलब एक अस्थि और एक अस्थि अगर ये 2 मिल रहे तो इसको तो अस्थि संधि बोल रहे हैं अपन, नॉर्मल संधि बोलते हैं, अस्थि संधि। ठीक है, लेकिन 2 से अधिक अस्थि कहीं मिल रही है तो उसको अस्थि संघात कहते हैं। कॉम्प्लेक्स जॉइंट है वो, 2 अस्थियों से ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स जॉइंट होगा। अस्थियों के संघात 14 होते हैं, मतलब 14 इनके नंबर्स देखे गए हैं। इसको अगर हम देखें मॉडर्न के वे से तो क्या है यहाँ पे, आर्टिकुलेशंस ऑफ मोर देन 2 बोन्स। किसका आर्टिकुलेशन हो रहा है, ये चीज़ें आप आराम से साथ में लिख सकते हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ मोर देन 2 बोन्स, 2 से अधिक बोन्स हैं, आर नोन एज अस्थि संघात। क्लियर है, 2 से अधिक अस्थियां हैं जिनके सम्मिलन को अस्थि संघात कहते हैं। इनकी संख्या होती है 14। चतुर्दशास्थानाम संघातः, 14 होते हैं। तेषाम, इनमें कौन कौन हो गया, 3 जो है उनमें 2 होते हैं। किसमें, गुल्फ, जानु, वंक्षणेषु। गुल्फ, जानु और वंक्षण, इनमें 2 ये 2 होते हैं। एतेन 13 शक्ति बाहु च व्याख्यातो त्रिक शिर शौर एकैकः, जहाँ पे मणि हाँ 3 जो है गुल्फ, जानु और वंक्षण, इसमें 2 है। उसके बाद एक किसका है, शक्ति, बाहु और मतलब मणिबंध, कुरपर और कक्षा के। ठीक है, और 3 एक किसके हैं, त्रिक और सिर के, इसका एक है। ठीक है, शक्ति, बाहु, त्रिक और शीर। शक्ति में आता है गुल्फ, मतलब एंकल जॉइंट, जानु नी जॉइंट, वंक्षण हिप जॉइंट। अगर नीचे वाला पोर्शन देखें, शक्ति अगर देखें तो गुल्फ में दो जगह ऐसे हैं, जानु मतलब नी जॉइंट है वहाँ पे, और वंक्षण यहाँ पे भी है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। मणिबंध, बाहु में अगर हाथों में देखें तो मणिबंध रिस्ट जॉइंट, कुरपर एल्बो जॉइंट, और कक्षा शोल्डर जॉइंट। ठीक है, जैसे शोल्डर जॉइंट में क्या हो गया, स्कैपुला हो गया।
ठीक है। इधर आपका ह्यूमरस हो गया और क्लेविकल हो गया, 2 से अधिक हो गया, है ना। नी जॉइंट में भी अगर हम देखें तो इधर ऊपर से फीमर आ गई, नीचे से टिबिया फिबुला आ गई, 3 बोन ये हो गई, और यहाँ ऊपर पटेला हो गया, तो ये 4 बोन हो गई। त्रिक जो सैक्रम है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, सिर में एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, टोटल हो गया 14। ये आपको याद रखना है। अगर आप ऐसे टेबल बना देते हो तो बहुत अच्छा आपके कॉम्प्लेक्स जॉइंट का अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट से स्टार्ट करने से पहले आप ये बोल सकते हैं परिभाषा शारीर का एक टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं होगा सॉरी, 2 से अधिक अस्थियों के सम्मिलन को कॉम्प्लेक्स जॉइंट कहते हैं, या फिर इसमें बोल सकते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ मोर देन 2 बोन्स आर नोन एज अस्थि संघात। ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर हिंदी मीडियम से है तो थोड़ा बहुत ऐसे टर्म्स को अपने आंसर्स में बिल्कुल पुट करना, बिल्कुल लिखना वहाँ पे, ताकि जो आपका आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छा दिखाई दे, ठीक है। कम से कम ऐसा लगे कि पढ़ा हुआ है बच्चा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, डायग्राम बना सकते हो, फिर ऐसा करके फीमर का फटाक से बना सकते हो, जो भी है ना। बहुत ज़्यादा क्लीन एंड नीट डायग्राम नहीं बनता है अगर, तो जैसा समझ में है, कम से कम लेबलिंग जो है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर टिबिया लिख दिया, इधर फिबुला लिख दिया, है ना। नेक्स्ट है अस्थि संघात की व्यवहारिक उपयोगिता, कोस्टुक्सिस पढ़ा हुआ है ये भी आपने। नेक्स्ट है सीमंत, या जिसको सूचर्स ऑफ स्कल कहते हैं, जो स्कल में सूचर्स होते हैं। कितने होते हैं ये? इनकी संख्या भी 14 होती है। इनकी गणना अस्थि संघात के समान ही की जाती है। चतुर्दशैव सीमंता ते चास्थि संधात्वत गणनीया। इनको भी हम संधात्वत गणना करते हैं, मतलब जैसा अस्थि संघात में कर रहे थे ना, वैसे ही इसकी गणना करते हैं। इनकी संख्या भी 14 होती है। संधात्वत्स सीमंत पंचशीर्षी अत्यष्टादशः। आचार्य वाग्भट के अनुसार सीमंत संधात्वत ही होती है। केवल शिर में एक स्थान पर 5 सीमंत का ग्रहण किया है, इसलिए इन्होंने 18 माना है। मतलब इसने क्या किया है, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया कि 14 मान लिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक बोन है, सुश्रुत ने क्या किया होगा, 5 अलग अलग जो टुकड़े हैं वो मान लो एक जगह आके जुड़े, तो इन्होंने सुश्रुत ने इनको सिर मान लिया, सिर कि सिर में एक है, ठीक है। जबकि आचार्य वाग्भट ने क्या किया है कि उस 5 को अलग अलग एक माना है। तो जो टोटल 14 थे, तो एक जो सिर का था, है ना, तो इसको हम 5 यहाँ और कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो आचार्य वाग्भट ने 18 माने, उन्हें 14 माने। तो ये कभी भी पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप एक्स्ट्रा अगर याद रखेंगे, कम से कम नंबर्स तो याद रख सकते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, 14 माने हैं और वाग्भट ने 18 माने हैं। क्लियर है। सूचर्स क्या होते हैं, या जो सीमंत है, तो सूचर इज़ अ लाइन ऑफ यूनियन बोन्स, एक जैसे बोन्स होती हैं, इन एन इमूवेबल जॉइंट। सिर के या स्कल के जो बोन्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचर जो होते हैं वो, ये लिखना, ये टर्म लिखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स को सूचर्स कहा जाता है। और एज दोज बिटवीन द स्कल बोन्स के बीच में होते हैं, जो ये स्कल बोन्स होते हैं। स्कल बोन्स के जो सूचर्स हैं उनके नाम कोरोनल सूचर, सेजाइटल, लेम्बॉइड, पेराइटो मैस्टॉइड सूचर, ऑक्सीपिटोमैस्टॉइड, स्क्वेमोमैस्टॉइड। इसको आप याद कर सकते हैं, सिर्फ मैस्टॉइड भी लिख सकते हैं अगर याद नहीं होता है इतना तो, ठीक है। फिर है इंटरमैक्सिलरी सूचर, इंटरपेलाइटन सूचर, पैलेटोमैक्सिलरी सूचर। इसको आप सिर्फ मैक्सिलरी, मैस्टॉइड, मैक्सिलरी ऐसे लिख सकते हैं। फिर स्क्वेमल सूचर, पेट्रो जाइगोमेटिक मैक्सिलरी, इंटरनेजल सूचर, फ्रंटल मैक्सिलरी सूचर और फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको इन सूचर्स को याद रखने की ट्रिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीमंत या सूचर्स की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। कपाले संध्या पंच सीमंत्य अस्ति यर्बुधा ब्रह्म उन्माद मनोनाशय तेसु विद्येषु नश्यति। सिर और कपाल में जो 5 संधियाँ हमने बताई हैं, ठीक है, ये तिरछी और ऊपर की ओर जाती हैं। ये 5 सीमंत मर्म हैं। सिरोगत मर्म में सीमंत मर्म का उल्लेख किया गया, मतलब सिर के अंतर्गत आने वाले जो मर्म हैं, टोटल कितने मर्म होते हैं कमेंट करके बताएंगे। मर्मों की संख्या क्या है, ठीक है।
मर्म हमने पढ़ा है, तो मर्मों की संख्या कितनी होती है? इसके में क्या बोला गया है कि सिर के अंतर्गत आने वाले मर्मों में सीमंत मर्म का उल्लेख किया गया है। सीमंत मर्म 4 अंगुल प्रमाण का होता है। इस पर आघात होने से, सीमंत मर्म पर अगर आघात होता है तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे कौन से मर्म है या ऐसा मर्म जिसमें या जिसके ऊपर प्रहार करने से तुरंत मृत्यु होती है, तत्काल मृत्यु होती है, उन मर्म को क्या कहा जाता है? 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे कि ऐसे मर्म जिस पे आघात होने से तुरंत मृत्यु होती है उसको क्या कहते हैं, और मर्मों की संख्या क्या है। ठीक है, तो सिर के अंदर पाए जाने वाला जो मर्म है उनमें से एक है सीमंत मर्म, और इसमें अगर आघात हो रहा है तो तुरंत मृत्यु होने की संभावना होती है, लेकिन यह कालांतर यहाँ पे आंसर मिल गया है, लेकिन ये कालांतर है, तुरंत होने की संभावना होती है, कुछ समय बाद होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा मर्म है जिसमें आघात होता है तो तुरंत मृत्यु होती है, कुछ समय के बाद होती है, तो उसको कालांतर प्राणहर मर्म कहते हैं। जिसमें तुरंत होती है उसको क्या कहते हैं? क्लियर है? सिर का विभाजन, ये देखा नहीं था, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछा होता। सिर का विभाजन करने वाली 5 संधियों के स्थान पर सीमंत मर्म का स्थान होता है। जो 5 संधियाँ अलग अलग पढ़ी है ना, जिसमें वाग्भट ने 18 कह दिया है ना, तो वहाँ पे सीमंत मर्म का स्थान होता है। इस पर आघात होने से उन्माद, भय, चिंतानाश से मृत्यु होती है या हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीवनिया से टॉपिक। ठीक है, सीवनी आज हमने डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। जो टिप्पणी लिखिए या डिस्क्राइब कीजिए, है ना, कुर्च पढ़ लिया, कंडरा, कुर्च कितने थे? 6 थे, कंडरा 16, जाल 14, संघात भी 14, सीमंत। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे रज्जु, सीवनी, लसिका, स्नायु। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।